फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट मिसाइल्स ऑफ इंडिया का नाम और उनके कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर प्रीलिम्स में इस तरीके के फॉर्म में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पृथ्वी और आकाश या अग्नि इज करेक्ट, और वो लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज दिया रहेगा या उसका फ्यूल या प्रोपेलेंट दिया रहेगा, सॉलिड है कि लिक्विड है, सॉलिड के बाद लिक्विड है, या बैलिस्टिक है कि क्रूज है, या फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है या नहीं। इस तरीके के फीचर्स दिए रहते हैं, तो वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। मिसाइल के नाम पर जाने से पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मिसाइल्स का कुछ क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। ये ईदर बैलिस्टिक हो सकता है या क्रूज हो सकता है। नीचे जो इमेज बना हुआ है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल के ट्रैजेक्टरी का है। मतलब ये जब लॉन्च होता है तो लॉन्चिंग एंगल फ्रॉम ग्राउंड, जिसको थीटा कहा जाएगा, इसके बेसिस पे डिफाइन होता है कि इसका रेंज कितना रहेगा, क्योंकि इस तरीके के ट्रैजेक्टरी को बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैवर्स करता है, मतलब चलता है। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स वैसे मिसाइल होते हैं जो एक प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हैं, जबकि क्रूज मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ऑल्दो इसका लॉन्चिंग एंगल भी थीटा ही होता है, कुछ एंगल पर इसको लॉन्च किया जाता है फ्रॉम ग्राउंड, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करने के बाद ये कंप्लीटली पैरेलल टू अर्थ मूव करता है। अगेन वॉरहेड के बेसिस पे इसको कन्वेंशनल कहा जा सकता है, जो पहले तक बनता रहता था। कन्वेंशनल मतलब जो हमेशा से चली आ रही है, या वॉरहेड न्यूक्लियर भी हो सकता है। इसके बाद आता है रेंज। रेंज वाइज मिसाइल्स को शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज में क्लासिफाई किया जा सकता है। और फाइनली आता है प्रोपल्शन सिस्टम। इस प्रोपल्शन सिस्टम में ये सॉलिड स्टेट का सिंगल स्टेज हो सकता है, सॉलिड स्टेट का 2 स्टेज हो सकता है, या लिक्विड के बाद सॉलिड स्टेज का हो सकता है। तो चलिए हमारे पहले मिसाइल तक पहुंचने से पहले हम लोग ये एक डेटा देख लेते हैं, जो कि करंट रेंज है हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स का। यहाँ फ्यूचर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये डेटा मैप ही थोड़ा पुराना है। तो यहां तक का रेंज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अंडर अग्नि 5, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर्स है, जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, जिसका नाम है IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें पहला मिसाइल का नाम आता है पृथ्वी, जिसमें टोटली 3 मिसाइल्स हैं, 1, 2 एंड 3। एक बात इंपॉर्टेंट है जो इसके बारे में याद रखने की है कि इट इज द फर्स्ट इंडिजिनस मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसका फ्यूल या प्रोपेलेंट लिक्विड स्टेट का होता है। ये अभी तक तो कन्वेंशनल वॉरहेड्स पर ही चलता था, बट वेरी रिसेंटली इसको न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल दोनों वॉरहेड पर तैयार कर दिया गया है। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर्स है और 2 की रेंज 350। इसके बाद अगला मिसाइल आता है आकाश। आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि मीडियम रेंज या शॉर्ट रेंज पर चलता है और ये सुपरसोनिक स्पीड पकड़ता है। सुपरसोनिक स्पीड वैसे स्पीड को कहा जाता है जो 1 मैक, ये 1 मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर कोई मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा फास्ट चले तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है, या कम फास्ट चले तो उसको सबसोनिक कहा जाता है। इसके नाम में भी सोनिक है, विच इज रिलेटेड टू साउंड। अगर ये 5 मैक से भी ज्यादा होने लगे तो इसको हाइपरसोनिक मिसाइल के कैटेगरी में डाला जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे अगले मिसाइल की तरफ, जो कि है त्रिशूल। त्रिशूल एक क्रूज मिसाइल है, जो हम लोगों ने देखा था कि पैरेलल टू
अर्थ सरफेस चलता है। ये सरफेस टू एयर लॉन्च होता है और इसका वॉरहेड कन्वेंशनल है। त्रिशूल भी एक सुपरसोनिक मिसाइल है। हमारा अगला मिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे न्यूक्लियर ट्रायड का पार्ट है। न्यूक्लियर ट्रायड वैसे केपेबल कंट्रीज को कहा जाता है जो लैंड या सी या एयर से मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी होल्ड करता है। तो अग्नि मिसाइल्स हम लोगों को वो कैपेसिटी अचीव करने में हेल्प किया है। अग्नि के टोटल 5 क्लासिफिकेशन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और इसका रेंज याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। हर एक नंबर के आगे 3 जीरो बैठा देने का रफली रेंज यही रहता है। मतलब अग्नि 1 का रेंज 1000 रहेगा, 2 का रेंज 2000 रहेगा, 3 का रेंज 3000, 4 का 4000 एंड 5 का 5000। अग्नि मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जो सरफेस टू सरफेस लॉन्च किया जाता है। ये 2 स्टेज में प्रोपेल होता है, जिसमें पहला स्टेज भी सॉलिड है और दूसरा स्टेज भी सॉलिड ही है। तो देखते हैं हमारे अगले मिसाइल की तरफ। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, BMD के नाम से जाना जाता है, और फिलहाल ये सिर्फ दिल्ली को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एनी मिसाइल। इंडिया ये BMD को किसी भी सिटी में डिप्लॉय करने का कैपेसिटी रखता है, लेकिन इनिशियल स्टांस में ये सिर्फ दिल्ली में डिप्लॉयड है। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं। एक है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर्स। इसका मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर से जो भी मिसाइल्स आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करके मार देगा। वैसे मिसाइल का नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस। और अगर यही मिसाइल विद इन एटमॉस्फेयर आ रहा है, मतलब एंडो एटमॉस्फेरिक है, तो उसको जो मिसाइल किल करेगा उसका नाम है एडवांस्ड एयर डिफेंस। ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड होल्ड करता है और बैलिस्टिक मिसाइल के ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। ये हमेशा सरफेस टू एयर लॉन्च्ड होता है और ये भी 2 स्टेज फ्यूल में चलता है, जिसका पहला स्टेज लिक्विड है और दूसरा स्टेज सॉलिड। अब देखते हैं हमारे अगले मिसाइल की ओर, विच इज K4 एंड K15। K15 का दूसरा नाम सागरिका भी है और ये दोनों ही मिसाइल्स SLBM हैं। SLBM स्टैंड्स फॉर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि अगर ये ओशियानिक सरफेस है तो ये ओशियानिक सरफेस के अंदर किसी शिप से लॉन्च होगा और इसके बाहर जाकर के अपने टारगेट को हिट करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोई शिप नहीं है, एक सबमरीन है जो पानी की सतह से नीचे है। वो सबमरीन ने इस मिसाइल को लॉन्च किया है और ये जाकर के टारगेट को हिट करेगा। इसलिए इसका नाम सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसा कि इसके नाम से ही सजेस्टेड है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका कि न्यूक्लियर वॉरहेड रहता है और इसका रेंज इसकी खास बात है। ये 3500 किलोमीटर्स का रेंज होल्ड करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात K4 या K15 के बारे में ये भी है कि ये डॉक्टर कलाम के नाम पे रखा गया है, हु वाज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये हमारा अगला मिसाइल है विच इज नाग। ये भी ATGM है, दैट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका मतलब ये जो नाग आप देख रहे हो, ये मिसाइल सामने वाले टैंक को जाकर के हिट करेगा, तो इसको बहुत दूर नहीं रहने की जरूरत है। नाग का रेंज सिर्फ 4 किलोमीटर्स रहता है और ये सरफेस टू सरफेस लॉन्च्ड ही रहता है। लेकिन बहुत ही रिसेंटली इसका एक हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन भी बनाया गया है जिसका नाम हेलीनाग है। तो क्योंकि ये हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड है तो ये एयर टू सरफेस अटैक करेगा। नाग इंडिजिनसली डेवलप्ड है और इसके बारे में एक खास बात यह भी है कि ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पर काम करता है। इसका मतलब ये अपने टारगेट को खोज करके मार देगा, आपको सिर्फ इसको शूट करने की जरूरत है। इसका वॉरहेड कन्वेंशनल ही रहता है। हमारा अगला मिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है विच इज ब्रह्मोस। ये ब्रह्मोस 2 नाम से जुड़ करके बना है, विच इज ब्रह्मपुत्रा जो इंडियन रिवर है,
और मॉस्कोवा ये एक रशियन रिवर है। ये इंडिया रशिया के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है और ये एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल हम लोग एक बार याद कर लें कि वैसे मिसाइल्स होते हैं जो अर्थ सरफेस के पैरेलली चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का एक एयर वेरिएंट भी आया है, द ब्रह्मोस ए। ये सुखोई 30 से लॉन्च किया जा सकता है और इस मिसाइल का वॉरहेड बोथ कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर है। रामजेट इंजन वैसे इंजन को कहते हैं जो स्पेस के ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करके उसको फ्यूल की तरह यूज कर सके और ब्रह्मोस में ये कैपेसिटी है। एक और खास बात ब्रह्मोस की ये है कि इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। इसका मतलब इसका स्पीड इज मोर देन 1 मैक, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड। अगला मिसाइल इज सिमिलर टू ब्रह्मोस बिकॉज कि ये क्रूज मिसाइल है और ये भी सरफेस लॉन्च्ड है। निर्भया और ब्रह्मोस में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि निर्भया एक सबसोनिक मिसाइल है। इसका मतलब इसका स्पीड 1 मैक से कम है, लेकिन इसमें स्टेल्थ कैपेसिटी है। स्टेल्थ कैपेसिटी वैसे कैपेसिटी को कहा जाता है जो कि रडार से छिपा करके एनिमी टेरिटरी में पहुंच करके उसको हिट कर देगा और वो रडार के रीडिंग में सामने नहीं आएगा। इसके बाद निर्भया की एक खास बात ये भी है कि इसमें टेरेन हगिंग एंड सी स्किमिंग कैपेसिटी है। टेरेन हगिंग कैपेसिटी उस कैपेसिटी को कहा जाता है कि जब टेरेन रफ हो तो ये इस टेरेन की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा, क्योंकि इसको रडार के रीडिंग में नहीं आना है तो ये कभी भी एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड को क्रॉस नहीं करेगा और रडार के रीडिंग के काफी नीचे नीचे लैंड को ट्रैवर्स करते जाएगा। वैसे ही कैपेसिटी को सी स्किमिंग भी कहा जाता है। जब वो सी पे चल रहा हो तो वो ओशन सरफेस के काफी क्लोज ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसका मेन इंटेंशन ये है कि ये स्टेल्थ ट्रैवल ले। निर्भया का प्रोपेलेंट भी 2 स्टेज होता है, जिसका फर्स्ट स्टेज सॉलिड और सेकेंड स्टेज लिक्विड होता है। नेक्स्ट मिसाइल इज बरक 8। बरक 8 has been co-developed by India and Israel और इसका एक नेवल वेरिएंट भी है जिसका नाम बरक 8 AMD लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इस नाम से हम लोग ये क्लियरिफाई कर सकते हैं कि ये सरफेस टू एयर लॉन्च्ड होता है। बरक 8 मिसाइल्स मीडियम टू लॉन्ग रेंज होता है और अदर देन सिर्फ लैंड या सिर्फ नेवल वेरिएंट, एक ऐसा भी बरक 8 का वेरिएंट बना है जो कि बोथ लैंड या सी से लॉन्च किया जा सकता है, जिसका नाम बरक MX है। हमारा अगला मिसाइल इज स्पाइक मिसाइल। ये भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पे बेस्ड है। ये सेम कैपेसिटी हम लोग नाग मिसाइल में भी देखे थे, लेकिन स्पाइक मिसाइल की खास बात एक ये भी है कि ये फायर एंड ऑब्जर्व के साथ अपडेट भी करता है। इसका मतलब इन वर्स्ट केस अगर आपका टारगेट मिस भी हो गया तो ये वहां वेट करेगा और सेकेंड टाइम आपके टारगेट को फोकस करके वो फिर से हिट करेगा, सो दैट कि पिन पॉइंट इंपैक्ट पॉइंट हो पाए। ये एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। हमारा अगला टॉपिक इज एग्जैक्टली नॉट अ मिसाइल, इट इज अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग कर सकता है। S-400 ट्रायम्फ ये हम लोग रशिया से प्रोक्योर किए थे, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम के काम आता है। ये बेसिकली अदर देन हिटिंग द टारगेट ये रडार ट्रैकिंग भी करता है, जिसमें ये टारगेट को खोज के निकालेगा और ये ट्रैकिंग ये 1000 किलोमीटर तक कर सकता है। नेक्स्ट स्टेज पर ये बहुत सारे एनिमी इनकमिंग सिस्टम्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और अगर मल्टीपल एनिमी सिस्टम्स एंटर कर रहे हैं तो ये अलग अलग एनिमी सिस्टम को एक साथ टारगेट करके उनको हिट कर सकता है
इतनी बढ़िया कैपेसिटी है S-400 ट्रायम्फ की। इसके बाद बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आइटम पर जो 2019 में न्यूज में थी। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अपने रेंज में घूम रहे एनिमी के सैटेलाइट्स को टारगेट किया था यूजिंग अ मिसाइल, और इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। ये मिसाइल एयर, सी या लैंड तीनों से लॉन्च की जा सकती है और ये एक लो अर्थ ऑर्बिट पे ट्रैवल करती है। इसका बेसिक आइडिया क्या है कि अगर कोई सैटेलाइट स्पाई कर रहा है तो इस तरीके के सैटेलाइट को अर्थ के बहुत क्लोज रहने की जरूरत है, क्योंकि इसको इमेज निकालने की जरूरत है अर्थ के सरफेस की। तो ये अक्सर लियो ऑर्बिट या लो अर्थ ऑर्बिट पे रहता है, इसलिए हमारा एंटी सैटेलाइट मिशन लियो ऑर्बिट पर हिट कर रहा है। अभी तक ये कैपेसिटी सिर्फ यूएस एंड रशिया एंड चाइना के पास थी, एंड इंडिया हैज नाउ बिकम द 4th कंट्री टू हैव सच ए कैपेसिटी। इससे इंडिया स्पेस वॉर्स के लिए तैयार रहेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात इससे ये भी एसोसिएटेड है कि जब इंडिया ने मिशन शक्ति का ट्रायल रन किया था तो वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था कि हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं स्पेस डेब्रिस बढ़ाने के। लेकिन ये बात भी गलत थी, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया हुआ कोई भी मिसाइल एक वीक के अंदर वापस अर्थ सरफेस पर आ जाता है, एंड सो इट नेवर रिमेन्स इन स्पेस। इसी टाइम में स्पेस डेब्रिस का इशू उठा था, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप वापस जा करके न्यूज़पेपर्स में इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को कवर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये लिख करके बताइए कि कौन कौन से कंट्रीज ने स्पेस डेब्रिस को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या मिशंस स्टार्ट किया है। फाइनली मिसलेनियस में ये सब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई को डिफेंस सेक्टर में पूल इन करने के लिए एक नई स्कीम चलाई है, क्योंकि ये हमारे मेक इन इंडिया 2.0 का पार्ट है। हम लोग मेक इन इंडिया 2.0 में इंश्योर करना चाह रहे हैं कि एमएसएमई से प्रोड्यूस्ड डिफेंस के लिए जो भी सामान हम लोग ले सकते हैं वो प्रोक्योर हम लोग इंडिया के अंदर से ही करें। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड अपने डिफेंस बजट को काटते चला जा रहा है और अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उनका एक्सपोर्ट कॉस्टली हो गया है। इसलिए हम लोग के लिए ये जरूरी हो गया है कि हम लोग इंडिया में ही डिफेंस के अलग अलग सब पार्ट्स को प्रोक्योर करना या मैन्युफैक्चर करना शुरू करें। डिफेंस से रिलेटेड एक और न्यूज ये भी चल रही है कि गवर्नमेंट ने बजट स्पीच 2018 में इंडिया में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने की घोषणा की थी। एक डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु में है और दूसरा यूपी में। अब एक बार देख लेते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द चैलेंजेस इन पूलिंग एमएसएमई टू डिफेंस सेक्टर एंड हाउ डू वी ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो इस क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन में बेसिकली नीड बताने की जरूरत है कि क्या जरूरत है हम लोगों को एमएसएमई को डिफेंस सेक्टर में इंटीग्रेट करने की। इससे एमएसएमई को क्या फायदा होगा, डिफेंस सेक्टर को क्या फायदा होगा और इंडियन गवर्नमेंट के एक्सचेकर को क्या फायदा होगा। हम लोग अपने इंपोर्ट बिल्स को कैसे रिड्यूस कर पाएंगे। इसके बॉडी पार्ट में आपको ये लिखना होगा कि बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि क्वालिटी का इशू या थर्ड पार्टी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, और थर्ड पार्टी क्लैरिफिकेशन में सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करने की नौबत आ सकती है। इसके अलावा हमारे एमएसएमईज में फिलहाल ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है जो कि डिफेंस सेक्टर के गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। और भी आप कुछ चैलेंजेस सोच करके इसके बॉडी में डालिए और हम सजेस्ट करेंगे ये आंसर आप पॉइंट वाइज ही कमेंट सेक्शन में डालिए। फाइनली कंक्लूजन में आप इसके प्रोस्पेक्ट्स को बता सकते हैं कि अगर इंडिया ऐसा कर लिया तो हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, और ऑल्सो सॉल्यूशंस बता सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन का सेकेंड हाफ है।
हाउ डू वी ओवरकम दीज चैलेंजेस? जो भी आप चैलेंजेस ऊपर मेंशन करोगे, तो हम सजेस्ट करेंगे आप लोगों को दोबारा कि आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ पॉइंट वाइज ही, आई डोंट वांट ग्रामर, आप सिर्फ पॉइंट वाइज इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, सो दैट कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाओ, आप किस तरीके के पॉइंट्स को सामने उजागर कर पाते हो।